कोविड-19 और आज का मतदाता रिव्यू में विकास कश्यप जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो सबसे अच्छी बात है वो काफ़ी ऊर्जावान है और अपने इसी लगन से अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। विकास जी, जो सबसे बड़ा मेरा सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी के कार्यकाल में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी इधर बीच आप देखें, चाहे वो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो, चाहे अभी एक दिन 15-20 दिन पूर्व भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, मजबूत है? सर, भारत की अर्थव्यवस्था तो हमेशा से सुदृढ़ रही है, मजबूत रही है। इतिहास गवाह इस बात का कि जब भी बाहरी देशों ने हमारे देश पर आक्रमण किया है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। अब ये पिछले 15-20 दिन पहले जो भी हमारे देश पर संकट आया, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमारे देश ने जो जवाब दिया, उसके बाद से आप देखिएगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जो 5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसकी ओर हम और तेज़ी से अग्रसर होंगे, क्योंकि जो भी पीछे घटनाएं घटित हुई हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा, चाहे वो डिफेंस के एरिया में हो या वो हम लोगों के प्रोडक्ट के एरिया में हो। क्योंकि जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके जो साथ में लोग हैं, पूरी दुनिया ने देखा है कि सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो कौन हैं। तो उनकी जो मार्केट है इस कृत्य से धराशायी होगी और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। बिल्कुल सही कहा कि उधर लोग नहीं जाएंगे, उधर लोग नहीं, भारत की तरफ उनका आगमन होगा। जी सर, एक बड़ा सवाल, पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, हमारी कई माताएं और बहनों का सिंदूर छीना गया, कैसा लगा, कैसी पीड़ा हुई? सर, ये बिल्कुल ही अप्रिय और इस तरीके की घटना थी कि जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। एक धर्म को लेकर जो ये कृत्य किया गया, धर्म पूछ पूछ कर जो गोली मारी गई, ये इस तरह से ये घटना बहुत ही विचलित करने वाली है। ये जो माताएं बहनों के साथ उन्होंने किया, उनकी आंखों के सामने जो उनके अपने परिवार के लोगों का, उनके चहेते लोगों का, जो उनके घर में बहुत प्रिय थे, उन लोगों के साथ में जो उन्होंने घटना घटित करी, वो बिल्कुल ही दिल को निचोड़ने वाली घटना थी और इससे बहुत ज़्यादा हृदय को दुख पहुंचा है। पूरा देश आक्रोशित, और पूरा देश आक्रोशित भी रहा सर। और जिसके परिणाम स्वरूप आज की डेट में हमारे देश में पूरी जनता एकजुट है और इस घटना के बाद से सब चीज़ों को लामबंद किया हुआ है। यस। तो मोदी जी ने जब सर आपसे सिंदूर चलाया तो पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई। जी सर। ओके सर। अच्छा, अब सवाल सर ये है कि पिछले 2 महीना पूर्व जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पास किया, उस बजट में बहुत सारी उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन जो जनता पहली बार जुड़ी है बजट से, नहीं जुड़ती नहीं है, वो 12 लाख और 12,75,000 वाला जो सेगमेंट था जी। तो थोड़ा सा हमारे जो नए दर्शक हैं या जो मध्यम वर्ग के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए बताइए कि इस योजना का वो कितना लाभ उठा पाएंगे? सर देखिए, महंगाई को देखते हुए जो आज की हमारी सरकार ने कदम उठाया है, ये कदम बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ही बड़ा कदम है। आज की डेट में आप देखिए तो हमारी जो लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज बच्चों की शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, और आप ट्रैवलिंग देख लीजिए, सब चीज़ों में कीमतें बढ़ी हैं। हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके भी आप देखिए कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा आने लगी है कि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमें पैसा देना पड़ता है। तो ये जो 12 लाख की जो एक इन्होंने छूट दी है, इसको जनता अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिटर्नें भरें। जिन सभी की भाइयों के और बहनों के पास में, देशवासियों के पास में पैन कार्ड है, वो सभी अपने पैन कार्ड का उपयोग करें और अपनी रिटर्न को फाइल करें, जिससे कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले। हमारे देश के जितना भी आंकड़ा वो सब इकट्ठा हो एक जगह और जिससे हमारे देश को नया आयाम मिले। और वो सब लोग मुख्य धारा में आएंगे और सब मुख्य लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। जी। और एक जो होता ना छुपाने वाला चक्कर, जी, वो समाप्ति के कगार पर रहेगा। वो समाप्ति कगार पर रहेगा, बिल्कुल सर, समाप्ति कगार पर रहेगा। अच्छी तरीके से हमारे देश के आंकड़े आ सकते हैं कि हमारे देश में पर व्यक्ति की आय बन रही है, पर व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है। तो उन आंकड़ों को लेने के लिए भी बहुत बड़ा एक ये प्रयास रहेगा
कि सभी लोग जिन सबके पास में पैन कार्ड है वो अपनी आयकर विवरणी को भरें और समय से भरें। राइट। जो सर उसमें सबसे बड़ी बात वित्त मंत्री जी ने कहा कि ऐसा छूट देने से जी 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। जी क्या कहा था जी। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या लग रहा है कि घाटे की भरपाई कहाँ से होगी? सर देखिए, जो 1 लाख करोड़ का घाटा होगा उस घाटे की भरपाई आगे आने वाले समय में की जाएगी। धीरे धीरे इस घाटे को भरपाई करने के लिए सरकार और उचित कदम उठाएगी जिससे घाटे की भरपाई हो सके। जी। और सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिनका पैसा बचेगा टैक्स का 60,000 रुपया जी वो कहीं न कहीं खर्चा करेंगे? सर देखिए, जिनका पैसा बचेगा 60,000 रुपये वो अपने भविष्य को बचाने में उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो उसको इन्वेस्ट करेंगे तो सरकार के पास में फंड आएगा, जीएसटी भी जाएगी और जीएसटी भी जाएगी, और उस फंड से सरकार फिर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी जिससे कि जो घाटा है उसको कम करने का प्रयास होगा। सर अभी तक जितने भी निर्मला जी ने जी वित्त मंत्री जी ने जी बजट पेश किया उन सब में सबसे अच्छा बजट मान सकते हैं सर? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा बजट है और मैं कहता हूँ कि इस बजट को देने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए जो वित्त मंत्री जी ने दिखाया है अपना। जी सर, जनता को जोड़ा, पहले जनता को जोड़ा है, और जो जनता ऑलरेडी रिटर्न भरती आ रही है उस जनता को एक नया रिलीफ दिया है जो कि बहुत लंबे समय से मांग थी। और उसके अलावा जो नई रिजीम आई है टैक्स की, वो अपने आप में एक वरदान है नए टैक्स पेयर्स के लिए, पुराने टैक्स पेयर्स के लिए। उसमें भी टैक्स की बहुत ज़्यादा बचत होती है। विकास जी, एक बड़ा सवाल है इसी बजट में, मैं सवाल इसके लिए पूछता हूँ, जनता से जुड़ा सवाल है जी। वित्त मंत्री जी ने स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारी घोषणाएं की हैं जी। एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जी, ये मानते हैं जी। तो उसमें सर टर्नओवर और उसकी छूट जी और 45 डेज की जो पेमेंट शेड्यूल है जी, वो कितना सार्थक या कितना मतलब मजबूत होगा एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए? सर देखिए, एमएसएमई सेक्टर बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस एमएसएमई सेक्टर में भी बहुत सारे लकूना हैं जिसको दूर करने के लिए समय समय पर सरकार पैकेजेस दे रही है। और जो ये 45 डेज़ की पेमेंट की जो व्यवस्था बनाई है, शेड्यूलिंग है, इस शेड्यूलिंग से अभी तो नहीं लेकिन दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे जिससे कि सभी एक फिक्स समय के अंदर पूरा मनी रोटेट होगी, एक वर्किंग साइकिल पीरियड बनेगा जिससे कि जो हमारे छोटे देनदार हैं, छोटे हमारे व्यापारी लोग हैं जिनके साथ में पैसे की बहुत समस्या रहती है, वो समस्या धीरे धीरे ख़त्म होनी चली जाएगी। और इससे बैंकों की भी रिकवरी टाइम से होगी, हमारे एनपीए कम होंगे, और जो दो बिजनेसमैन के बीच में जो वाद विवाद होते हैं वो वाद विवाद भी ख़त्म होंगे। जी। और एमएसएमई सेक्टर का जो चलन है पैसे का वो रुकेगा नहीं? वो रुकेगा नहीं सर। 45 दिन पे वो मिलेगा, वो आगे पेमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल काम होता है। मैंने कहा ना सर, छोटे हमारे एमएसएमई व्यापारी हैं उनको जो पैसे का रोटेशन है वो टाइम से आएगा, तो वो टाइम से आएगा तो उनके ऊपर एक्सपेंस का बर्डन कम पड़ेगा। जो उनके खर्चे हैं, जो हम ब्याज में पैसा देते हैं या जो टर्म लोन लेते हैं उसकी किस्तों को अरेंज करते हैं, कई बार समय से नहीं हो पाता है, तो 45 दिन में जब वो पैसा आएगा तो एक साइकिल पीरियड बनेगी। जो 90 दिन है अभी वो 45 दिन हो जाएगा खींच के, तो व्यापार को एक नया जो है रफ्तार मिलेगी, आयाम मिलेगा सर। सर बस इसके साथ एक बड़ा सवाल जनता का जुड़ा हुआ है जी। हमारे भारत देश में सर बहुत सारे युवा उद्यमी जी स्टार्टअप लगाते हैं जी, लेकिन दुख इस बात का है सर जी कि 1000 में से एक भी स्टार्टअप जी सक्सेस नहीं होता। जी। तो आप भी युवा हैं जी, युवा उद्यमी को क्या संदेश देंगे कि कितना तरीके से काम करें कि वो जनता के टैक्स का पैसा खराब ना हो? सर देखिए, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी व्यापार को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य। अगर आप धैर्य रखेंगे और चीज़ों को एक लंबे आयाम के साथ में काम करेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। लेकिन आप जल्दबाजी करेंगे और कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे या चीज़ों को आप मुख्य धारा की में जुड़कर नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको अपने व्यापार को सफल बनाना है तो आपको मुख्य धारा में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, संयम रखना ज़रूरी है, और पैसों को बहुत ही समझदारी से खर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन 4 चीज़ों को पे अगर आप ध्यान देंगे और इसको तरीके से आप लेके चलेंगे तो निश्चित ही तौर पे आप सफलता पाएंगे, स्टार्टअप सक्सेस होगा। स्टार्टअप सक्सेस होगा सर। क्योंकि सर मैंने देखा उनके अंदर ना किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को नहीं रखते वो। हाँ जी। पैसा गिफ्ट की तरह समझते हैं जी, और अपने पर्सनल चीज़ों में खर्च कर देते हैं। सर मैंने इसीलिए आपसे कहा ना, पैसे को सोच समझ कर खर्च करेंगे। पैसा जिस चीज़ के लिए लिया गया है, जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है, आपको पैसा उसी उद्देश्य में खर्च करना चाहिए। अगर आप उसको अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए खर्च करेंगे या आप उसको निजी स्वार्थ के लिए खर्च करेंगे तो फिर आप व्यापार को कैसे बढ़ाएंगे? तो व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापार में आपको पैसा लगाना है और पैसा भी बहुत समझदारी से लगाना है।
ऐसा नहीं है कि आपने व्यापार में अपने निजी हितों का ध्यान रखना है, आपको व्यापार में व्यापार के हितों का ध्यान रखना है, तो आप सफलता 100% सफल पाएंगे सर अपने आप को। अच्छा सर, एक सवाल और था जी। मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ जी इसके लिए कि आपकी बात वित्त मंत्री तक या मंत्रालय तक मैं पहुँचा सकूँ। जी। जब जो उन्होंने बजट बनाया था जी तो उनके साथ बहुत एक्सपर्ट्स थे, बहुत अनुभवी लोग थे। तो एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में जो विकास कश्यप जी हैं, उनका क्या मानना है कि भाई इस बजट में अगर ये चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती, जुड़ जाती, ये बजट और बेहतर हो जाता। सर देखिए, इस बजट में जो भी हमारे और फील्ड है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में फील्ड है, हमारा इंश्योरेंस है, सिप है, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर मार्केट है, तो ऐसे बहुत सारे और हैं जिनमें अभी सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग आज की डेट में सिप में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में हर तीसरा बंदा आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो एक कदम इस ओर भी उठाया जा सकता है जिससे कि देश को और अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था को एक बूम मिले, एक नया आयाम मिले कि ये जो युवा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इस इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जब वो उसको सेल करता है या कंसिडरेशन लेता है वापस, तो उसको उस तरह से, उसको किस तरह से और बेहतर तरीके से कंसिडरेशन मिल सके जिससे ना देश का नुकसान हो, ना उस नवयुवक का नुकसान हो। तो जिससे कि बजट में इस तरह का कोई प्रोविज़न आना चाहिए, एक छूट मिलनी चाहिए, सरकार को कर के अंदर कोई छूट देनी चाहिए। जैसे LTCG में 12.5% है विदाउट इंडेक्सेशन, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसके अंदर और भी सुधार की अभी संभावना है जिसको सरकार को आने वाले समय में ज़रूर सोचना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए सर। मतलब प्रचार प्रसार का जो सेक्टर है बड़ा कमज़ोर है। हाँ सर, प्रचार प्रसार का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है। कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी कमी है। हमें जो एजुकेशन 11-12 से देनी चाहिए वो एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद मिल रही है। तो वो जब तक आपको 11वीं से आप या 10th से या 9th से आप उस चीज़ की एजुकेशन नहीं देंगे तो तब तक युवा एक सही उम्र और सही समझ आने तक तब तक चीज़ों को कैसे परखेगा। तो वो जब परखना चाहता है तब तक उसकी उम्र निकल चुकी होती है। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। जबकि है जी, विदेशों में 10वीं से ही उनको बहुत सारी बारीकियां जी 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 जी। आज की डेट में एजुकेशन को थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि आज की डेट में युवा जो है वो अपने पंखों को, अपने सपनों को पंख लगाना चाहता है और बहुत जल्दी लगाना चाहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे युवा जो है गलत कदम उठा लेते हैं। उस गलत कदम को जो खामियाजा केवल उस युवा को नहीं पूरे परिवार को और समाज को उठाना पड़ता है। तो मैं यही कहता हूँ कि निर्मला हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं सीतारमण जी, उनको एक शिक्षा की और थोड़ा सा कदम बढ़ाना चाहिए और इस शिक्षा पद्धति के लिए भी एक प्रोविज़न करना चाहिए जिससे कि सभी युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। जो युवा 18 साल या उससे ज़्यादा के होते हैं तो उन्हें एक समझ हो सके देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा सर, इसके अलावा आपको लगता नहीं कि GST काफ़ी दिन बने हो गया जी, उसका ट्रिब्यूनल नहीं बना अभी तक? जी, ट्रिब्यूनल बनना चाहिए सर। देखिए, ट्रिब्यूनल बहुत ज़रूरी है और आज की डेट में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ना बनने की वजह से जितने भी हमारे लिटिगेशन है वो हाई कोर्ट पे जा रहे हैं। हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, तो वो उसमें लगभग 60 to 80% केस ट्रिब्यूनल के लेवल पे ही ख़त्म हो सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन है वो बर्डन ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जितने भी केस हैं इसमें हाई कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे केस हैं जैसे एक्सपर्टी हो गई, व्यापारी ने सुनवाई नहीं कर पाया किसी भी वजह से, या कुछ केस में फैक्ट्स थे जो व्यापारी प्रेजेंट नहीं कर पाया या प्रेजेंट किया तो उनको उस तरह से नहीं लिया गया। तो इस तरीके के बहुत सारे केस हैं जो ट्रिब्यूनल होने के बाद में बहुत आसानी से यहीं पर रिजोल्व हो जाएंगे, यहीं पर सभी का डिसीजन आ जाएगा। और हाई कोर्ट के ऊपर एक जो इस समय आप देखिए कि हाई कोर्ट के अंदर अब सांस नहीं आ रहा है, इतने ज़्यादा केस जा चुके हैं हाई कोर्ट के पास में, तो हाई कोर्ट को भी जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, उसके अंदर डिसीजन लेने के लिए समय मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है सर, वो जो पैसा चलन में नहीं है, फंसा है बीच, फंसा है पैसा जी, सरकार के पास है ना SSC के पास है। जी जी जी। उससे हमारी GDP भी ग्रोथ होगी सर, 100% GDP ग्रोथ होगी। व्यापारी का अगर पैसा है तो व्यापारी को मिलेगा, उससे व्यापार बढ़ेगा। सरकार का पैसा है तो सरकार को मिलेगा, उससे सरकार अपने आगे के कामों को देखेगी। जहाँ से वो फंड का अरेंज करती है उस फंड को कम अरेंज करना पड़ेगा। तो इससे भी हमारे देश को बहुत एक नया आयाम मिलेगा सर, आर्थिक तरक्की मिलेगी सर। सर इसके साथ एक सवाल मेरे मन में था जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ जी कि सर जो पार्टनरशिप फॉर्म है जी, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए सर। पार्टनरशिप टैक्स का स्लैब रेट सबसे ज़्यादा है। हाँ सर, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स स्लैब सबसे ज़्यादा है। इसमें कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। जैसे आज की डेट में प्राइवेट लिमिटेड को 26% है और उसके अलावा उसकी कंप्लाइंस कॉस्ट भी आती है, लेकिन पार्टनरशिप का अकेले ही जो टैक्स है वो 30% है, प्लस उसके ऊपर एजुकेशन सेस 4% लग के वो 31.60% के आसपास ठहरता है।
जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा टैक्स रेट है। इसको सरकार को सोचना चाहिए और इसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए सर। सर जो जीएसटी का स्लैब रेट है, जी चूँकि आप लोग की बात ही वहाँ तक पहुँचेगी, जी स्कूटी बहुत नॉर्मल चीज़ है सर, जी उस पर 28% है, जी उस पर कम होना चाहिए। सर देखिए, जो ज़रूरत की चीज़ें आज की डेट में, जैसे दवाइयाँ हैं, कपड़ा है और स्वास्थ्य को लेके और चीज़ें हैं जो कि लग्जरी लाइफ में नहीं आती, सर या जो स्कूटी शौक, भी लग्जरी में नहीं आता। हाँ सर, मैंने ज़रूरी की चीज़, आज की ज़रूरत की चीज़ बताई है सर। स्कूटी है, तो इन चीज़ों के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है आज की डेट में। तो सरकार को जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके ऊपर सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी को अगर आपको बढ़ावा देना है तो इन सब चीज़ों पर सरकार को बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। और एक बहुत ही मिनिमम सा जो भी जीएसटी रेट हो, ज़रूरत की चीज़ों को स्लैब में लाके सब पे वो स्लैब लगाना चाहिए, एक देश के ऊपर एक कर लगाना चाहिए। तो ये आपकी वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी से अपील है? जी सर, मेरी अपील है वित्त मंत्री जी से ये। राइट जी कि स्कूटी अगर देखिए कितनी लड़कियां हैं जी सर, स्कूल में पढ़ने जाती हैं, जी नौकरी करने वाले लोग जाते हैं, तो उनको बड़ा आराम मिलेगा सर। जी सर, उनको बहुत आराम मिलेगा और देश पे और जेब पर भी उनके कम बर्डन पड़ेगा। अगर बचत होगी तो सरकार वो देश में ही इन्वेस्ट होगी। राइट जी सर, वो पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। वो कैसे कहीं ना कहीं देश में ही सर, खर्च होंगे एक सर। सवाल 2-4 मिनट और आपका जी विकास कर सदी। जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जी वो सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान, जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ई व्हीकल्स जी की तरह सैकड़ों योजनाओं को फोकस किया उन्होंने। जी भारत देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जी लेकिन क्या वजह है सर कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं मजबूत हो रहा है? हम कहाँ पीछे पड़ जाते हैं सर? सर देखिए, डॉलर जो है वो एक विकसित देश का करेंसी है और हम विकासशील देश हैं। विकासशील देश में जब वो विकसित होने की ओर चलता है तो बहुत सारे दायित्व होते हैं। जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बहुत बड़े लेवल पे खर्च करना पड़ता है। जो हमारे पास सोना भंडार है उसको हमें बहुत सारे चीज़ों में उसको जो है बांटना पड़ता है। तो जिसकी वजह से विकासशील देशों के जो मनी है, जो वैल्यू है, वो कम रहती है विकसित देशों के मुकाबले। जब एक बार हमारा देश विकसित होने की ओर अग्रसर होगा तो हमारा रुपया डॉलर से कहीं आगे होगा। कहीं आगे हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे अभी एक मुहिम मोदी जी की मुहिम है कि कुछ देशों में ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है कि रुपीज़ में पेमेंट हो। हाँ सर, बिल्कुल, ये सर ने वो भी अच्छा दिशा है। ये बहुत अच्छा है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम नहीं होगा। जो क्योंकि अगर रुपया जाएगा तो रुपया चलन में ज़्यादा बढ़ेगा, और रुपये में जितना हमारे जो है व्यापारिक ट्रांजेक्शंस होंगी उससे हमारे रुपये की मजबूती और मिलेगी सर। राइट, बिल्कुल सर। लास्ट सवाल। जी सर। काफ़ी दिनों से आप प्रैक्टिस में हैं, जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी, काफ़ी आपके बारे में मैंने सुना भी है। जी, विकास कसर जी, जो फेसलेस है जी, आज के वक्त में कितना धरातल पर उतरा है, कितना प्रैक्टिकल है? सर फेसलेस स्कीम में दो कमियां हैं। पहला कि जो व्यापारी अपनी बात को कहना चाहता है उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। दूसरा, जो अधिकारी हैं जो व्यापारी को अपना एक समझाना चाहते हैं नियम को, वो नहीं समझ पाते, तो जिसकी वजह से वाद विवाद हमेशा रहता है। और क्योंकि ये एक निश्चित समय के अंदर आदेश पारित करना होता है तो अधिकारी की भी मजबूरी होती है कि उसको उसी तरह से फिर आदेश को पारित करना होता है। तो फेसलेस स्कीम में 1 या 2 हेयरिंग फिजिकल भी होनी चाहिए और व्यापारी को एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को और अच्छी तरह से अधिकारी को समझा सके। एक तरह से उसका फंडामेंटल राइट, उसका फंडामेंटल राइट है सर। ओके सर। अच्छा विकास जी, मैं जो हमारे आपके प्रेसिडेंट बने नंदा जी सर, उनको कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? सर, नंदा जी बहुत ही संघर्षशील आदमी हैं और नंदा जी जैसे प्रेसिडेंट अभी तक कोई रहा नहीं है, तो मैं उनसे आगे भविष्य की और अच्छे आईसीआई को और अग्रसर करने की शुभकामनाएं देता हूं, जिससे कि वो हमारे आईसीआई को और अच्छे आयाम तक ले जाएं और देश के फाइनेंशियल ग्रोथ में और अच्छे तरीके से हम अग्रसर हो सकें और उसके अंदर हम सहयोग कर सकें। लास्ट सवाल युवाओं के लिए सर। जी सर। आपने बहुत कम उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बने जी, तो किसका ड्रीम था कि बड़ा कठिन है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना? सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कोई कठिन नहीं है अगर आप नियम से अपनी पढ़ाई को चालू रखें, इधर उधर की चीज़ों में अपना समय ना गंवाएं और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको मन लगा के पढ़ें। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, पहले भी हम बनते थे और अब भी बनते आ रहे हैं। बस संयम, धैर्य और लगन, इन 3 चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप फर्स्ट टर्म में बन जाएंगे। तो आपने तीनों अपनाया था? मैंने तीनों अपनाया है सर। मैंने कंटिन्यूसली पेपर से 2 महीने पहले तक मैं 8 घंटे पढ़ता था, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को,
और जब मेरे पेपर आए तो 2 महीने पहले से मैंने इसको पढ़ाई के समय को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, हाँ, तो जिस वजह से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाया सर। और विद्यार्थी अगर इस तरह पढ़ेंगे जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा सर, बिल्कुल एक सवाल रह गया जी। अब पूरे देश में मुहिम चल रही है जी। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें आगे हैं जी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, जी। इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा। जी सर। तो आपका क्या पक्ष है सर? सर 1 नेशन 1 इलेक्शन सन 1950 से सन 1960 तक रहा है। उसके बाद में अदला बदली हुई बहुत ज़्यादा और नई नई पार्टियाँ आई, जिसकी वजह से अलग अलग समय पे अलग अलग इलेक्शंस होने शुरू हो गए। तो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो उससे देश को सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा पैसा अलग अच्छे फंडों में मिलेगा। दूसरा जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका को थोड़ा सा अपने न्याय करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा समय मिलेगा। जो हमारी पंचायतें हैं उनको अपने निधि को अच्छे से यूज़ करने के लिए समय मिलेगा। तो 1 नेशन और 1 इलेक्शन से बहुत फ़ायदा है देश को, और हर चौतरफा इसमें अच्छाई है, कोई बुराई नहीं है। बस इसमें जो देखने वाली बात है कि इसमें जो हमारी अभी जो सरकार है उस सरकार कुछ कदम है, जैसे कि हर देश के लोअर असेंबली में भी अपने इस अमेंडमेंट को जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कराएंगे तभी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन पास हो सकता है, उसको लोअर असेंबली में भी पास कराना है। पंचायत राज को भी समझाना है कि इससे हमें क्या फ़ायदे होने हैं, नुकसान कुछ नहीं है, सब फ़ायदे की ही चीज़ है। लेकिन हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करना भी टेढ़ी खीर है। जी सर, मतलब इसको कानूनी रूप दे दिया जाए, दे दिया जी, तो बहुत देश हित में है सर। बहुत देश हित में है सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास कश्यप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर।